खबरों की भीड़ में कहें तो बेकार की खबरों, चटकारेदार खबरों और आपके जीवन से सरोकार न रखने वाले खबरों की भीड़ में आज एक छोटी सी खबर आपके लिए हो सकती है, लेकिन ये व्यवस्था की मौत की खबर है। दरअसल पिछले दिनों मैंने एक युवक के, मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड की लक्ष्मीनिया पंचायत के एक युवक के दरभंगा के पारस अस्पताल में भर्ती होने की बात बताई थी, जिससे डीएमसीएच ने रेफर कर दिया था और मजबूरन उस गरीब परिवार को निजी अस्पताल में उस युवक को भर्ती कराना पड़ा था। 1.5 महीने तक इलाज के नाम पर अलग अलग टेस्ट, ऑपरेशन होने के बाद आखिरकार उस युवक को ग्लोबल अस्पताल ने भी पटना रेफर कर दिया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये मौत उस युवक की नहीं है, ये मौत उस व्यवस्था की है जिसकी दुहाई सत्ता में बैठे लोग देते रहते हैं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक काम किया है, उन्होंने बहुत कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किया है, शिक्षा के लिए किया है, लेकिन सच ये है कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और उसी का नतीजा है ये। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन मिश्र और आप देख रहे हैं लेंस.लाइव। आर्थिक रूप से कमजोर शंभू मंडल की मौत हुई। अब समझिए कि यदि डीएमसीएच के पास वो सुविधाएं होती जिससे उसका इलाज होता, जीवन और मृत्यु किसी के बस में नहीं है, लेकिन अब ये मौत उस 4 साल के बच्चे को, उस व्यक्ति को जिसने अपने इकलौते बेटे को खोया और कर्ज में भी डूब गया, जमीन बेची, कर्ज लिया, लोगों से हाथ फैलाए, 10 लाख से ज्यादा का अस्पताल ने बिल बनाया और अंततः मौत। क्या ये मौत व्यवस्था की मौत नहीं लगती है आपको? दूसरी खबरों को बताने से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, 2-3 महीने पहले की रिपोर्ट है, उसके बारे में बताऊंगा, जो खुद ब खुद बयान करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। हम जातीय टिप्पणियों में उलझे रहते हैं, हम धर्म के बंटवारे में उलझे रहते हैं, इस मंत्री ने ये कहा, फिर दूसरे मंत्री ने वो कहा, और वो पूरे दिन टीवी पे, सोशल मीडिया पे चलता रहता है और आप उसको मजे से देखते रहिए और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके समाज को जो सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली खबरें हैं, जो समस्या है, उसको बहुत सोची समझी साजिश के तहत बहुत तवज्जो नहीं दी जाती है। अब समझिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड है, जो देश में संभवतः सबसे कम है। ये बात मैं जिला अस्पतालों की कर रहा हूं, जिला अस्पतालों की, जिसको आप सदर अस्पताल भी कहते हैं। मात्र 6 बेड, और जबकि एक छोटा सा प्रदेश है पौंडीचेरी, जिसमें 1 लाख की आबादी पर 224 बेड है। अब आप, और देश का औसत क्या है? 24 बेड का। हम कहां हैं? मैं कुछ डाटा, कुछ आंकड़े बता करके आपको समझाता हूं कि हमारे यहां जिला अस्पतालों की क्या स्थिति है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012
ये एक मानक है कि किस जिला अस्पताल में क्या सुविधा होनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि बिहार के मात्र 8 ऐसे अस्पताल हैं, जिला अस्पताल, जहां पे सभी तरह के डायग्नोसिस की व्यवस्था है। इसके अलावा पूरे देश के 742 जिलों में से मात्र 51 ऐसे जिले हैं जहां पर मानक के अनुरूप सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, और उन 51 जिलों में सबसे ज्यादा 6 राज्य जो पड़ते हैं वो दक्षिण भारत के। हमारे यहां के स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था में कितना फर्क है आप अंदाजा कीजिए। रिपोर्ट कहती है कि बिहार के 36 जिला अस्पतालों में मात्र 3 में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2012 के मानक के अनुसार डॉक्टर है, यानी कि लगभग 8.5% अस्पतालों में ही। 6 अस्पतालों में ही मानक के अनुसार नर्सिंग स्टाफ है, 19 अस्पतालों में ही पैरामेडिकल स्टाफ है। और मानक क्या कहता है? मानक यह कहता है कि 100 बेड वाले अस्पताल में कम से कम 29 डॉक्टर, 45 नर्स स्टाफ, 31 पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए। हम कहां हैं इस मानक के अनुरूप? हम कहां हैं? आप विकास का पैमाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का पैमाना क्या देखते हैं? यह केवल जिला अस्पतालों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और हेल्थ सब सेंटर तक चले जाएंगे तो हेल्थ सब सेंटर तो और एपीएससी तो खैर भगवान ही मालिक, एक नहीं कई हेल्थ सब सेंटर, एपीएससी ऐसे मैंने अपने फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान देखे हैं जहां भवन के अलावा कुछ नहीं। 1-2 डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की पोस्टिंग है, वो भी आते हैं नहीं आते हैं कोई नहीं, केवल भवन बनाया गया, किसी ठेकेदार को काम दिया गया, वो भुगतान हो गया और उसके बाद खाना पूर्ति खत्म। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इस स्थिति में निजी अस्पताल, मैं किसी निजी अस्पताल की गुणवत्ता पर नहीं टिप्पणी करना चाह रहा हूं, मैं उस व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं जो ऐसे अस्पतालों को फलने फूलने का मौका देते हैं। ठीक है, जिनके पास आर्थिक संपन्नता है वो अच्छी से अच्छी सुविधा ले, 5 स्टार अस्पतालों में जाएं, लेकिन जब आप देश में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं, उस स्थिति में आर्थिक रूप से विपन्न, आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वो आखिर कहां जाएगा? उसे स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत नहीं है। अगर एक बार उसका कोई परिवार का सदस्य बीमार पड़ गया तो वो पूरी जिंदगी कर्ज चुकाता रहे। फिर कहां गया कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट? कहां गया? आज इस विषय पर मैं आपको यहीं छोड़ते हुए दूसरे विषयों पर ले जाता हूं जो बिहार के लिए चर्चे में रही। कल एक कार्यक्रम के दौरान देश के चीफ जस्टिस ने, एनवी रमन्ना ने, विजयवाड़ा में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए एक कानूनी परेशानी और आने वाली चुनौतियां, अदालतों की चुनौतियां, इस विषय पे बात करते हुए एक उदाहरण दिया कि अगर आप बिना सोचे समझे किसी कानून को लागू करते हैं तो उसका असर अदालतों पर क्या होता है
और उन्होंने बिहार के शराबबंदी कानून का उदाहरण दिया, जिसे अदूरदर्शी कहा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई शराबबंदी की आलोचना करता है तो आप सत्ता में बैठे लोग, उनके समर्थक सीधे ये कहते हैं कि आप शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं। शराबबंदी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं कि जो चीफ जस्टिस ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। आपने इस कानून को लाने से पहले क्या अलग से कोई पुलिस बल की व्यवस्था की? क्या जेलों की क्षमता बढ़ाई गई? क्या अपेक्षाकृत जितने केस बढ़े हैं उसमें अदालत की संख्या, कोर्ट की संख्या बढ़ाई? कुछ विशेष कोर्ट इस एक्ट को लेके बने, लेकिन वो क्या पर्याप्त थे? क्या ये सही नहीं है कि आज की तारीख में पुलिस प्रशासन, तमाम विभाग इसी जुगत में पूरे टाइम लगे रहते हैं, और नतीजा क्या है? फिर भी नतीजा क्या है? उत्पाद अधीक्षक के घर करोड़ों रुपए मिलते हैं, मशीन, नोट गिनने की मशीन मिलती है, कहीं मशीन नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ती है। कोई शराब माफियाओं को मदद करते हुए करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई पुलिस वाला जो है खुद शराब की तस्करी कर रहा है, कोई उससे लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना करके इसको बढ़ावा दे रहा है। सारा बॉक्स जो है, सारा दूरबीन उसी पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य मामलों में जमानतों को डिलीवर करने में काफी समय लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी एक्ट से जुड़े मामले बहुत ज्यादा हैं। चलिए अब बताता हूं। अभी करप्शन की बात कर रहा था। हाई कोर्ट से संबंधित एक कार्यपालक अभियंता ने भी करप्शन करने में कोताही नहीं की। राजेश कुमार नाम के कार्यपालक अभियंता आज 8 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। और वो 8 लाख रुपए किस बात के रिश्वत लिए जा रहे थे? पटना हाई कोर्ट में रंग रोगन, मरम्मत वगैरह का काम कराया गया था, और जिस ठेकेदार गोपाल शरण सिंह ने कराया था उसका लगभग 80 लाख का बिल बना। उस 80 लाख का 10% बिल को पास करने के लिए लिया जा रहा था। गोपाल शरण सिंह ने शिकायत की और उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करप्शन कितने रूट तक, कितने जड़ तक है। आप चाहे लाख शक्ति करें, ये चीजें एक दिन में तो नहीं है। मुझे याद है कि मैं गया में पोस्टेड था और मिनी जलापूर्ति योजना को लेकर के एक स्टोरी कर रहा था, जिसमें एस्टीमेट घोटाला, मेरे अपने एंगल में यह था कि एस्टीमेट घोटाला था। हालांकि मेरे अखबार ने उसको बार बार आप छाप रहे, तब छाप रहे कहते रहे, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया। मैं समझ सकता हूं उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। उसमें स्पष्ट तौर से वहां जो पोस्टेड सुपरवाइजर, इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि एक बिल अगर पास कराना हो तो वो इस तरह से बटा हुआ है। 50 पैसा कार्यपालक अभियंता, 50 पैसा एसडीओ, 50 पैसा जेई, 10 पैसा हेड क्लर्क, 10 पैसा अकाउंट क्लर्क, 10 पैसा डीलिंग क्लर्क और 10 पैसा 4th ग्रेड। उसके बाद ही आपका बिल पास होगा। ये चीजें आज से नहीं चल रही। आज आप लगातार कुछ छापों को करवा करके और आप अपने चेहरे को बचा सकते हैं, लेकिन क्या
चाहे वो ओएसडी हो जनक राम, मंत्री जनक राम के, चाहे वो उत्पाद अधीक्षक हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर करोड़ों की संपत्ति बना ले रहा है। अब समझिए, अंदाजा लगाइए। अब ये एक भ्रष्टाचार की एक कड़ी होती है। इस कड़ी का एक एक चेन है, वो कोई सब इंस्पेक्टर या कोई उत्पाद अधीक्षक या कोई एसडीओ, कोई कार्यपालक अभियंता, वो उस चेन की एक कड़ी है। उससे नीचे और उससे ऊपर जब एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो उस पूरे चेन में कितने करोड़ों का खेल है। कहां आप उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं? सारा ध्यान कहां लगा है? हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, महादलित और मूल मुद्दों को आप गायब कर दीजिए। कोई रोटी के लिए तरस जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तरस जा रहा है, और किसी के पास करोड़ों करोड़ कैश, सोना का बिस्किट, एक नहीं कई प्लॉट। क्या विकास का पैमाना, क्या है विकास का पैमाना? हम बहुत विकास कर लिया, हमने सड़कें बनाई, पुल बनाई। कई बार ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे कई बार ऐसा लगता है कि ठेके या कोई क्या कहते हैं योजना, किसी ठेकेदार को खुश करने के लिए, किसी योजना के नाम पे लूट के लिए निकाला जाता है। सीमेंट का घोटाला इतना जबरदस्त होता है, आप कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं? मैंने देखा है, मैंने स्टोरी की है, और यह सत्य है। अगर आप सीमेंट का घोटाला नहीं करेंगे तो टेंडर लेने के लिए रिश्वत दीजिए, उसके बाद एक बिल को पास कराने के लिए, ये जो भाई साहब हाईकोर्ट में रंग रोगन गोपाल शरण सिंह कर रहे थे, इनको काम ऐसे नहीं मिला होगा। हर ठेका लेने के लिए पहले अलग अलग टेबल पर रिश्वत, उसके बाद उस बिल को पास कराने के लिए रिश्वत। ये सच्चाई है। आप प्रमाणित कराइए नहीं कराइए, लेकिन ये सच्चाई है। विकास का क्या पैमाना है? पंचायत चुनाव के दौरान कई पंचायतों में गया रिपोर्टिंग करने के लिए, ऐसे स्कूल मिले जहां 6-6 दूर में 2-2, आप कहते हैं हमने स्कूलों का, शिक्षा का क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए। आज आप, अभी ठंड का समय शुरू हो गया ना, ठंड का समय शुरू हो गया, अब आप जाके देखिएगा छोटे छोटे बच्चे, प्राथमिक जो विद्यालय के बच्चे हैं, आज तक हर स्कूल में उनको बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। बोरा टट्टी फट्टी लेकर के आते हैं, वो बैठते हैं। इसको कहते हैं मेरे इकोनॉमी में ड्यूअल सिस्टम। एक तरफ मर्सिडीज है, BMW है, और दूसरे तरफ स्कूल में बैठने के लिए टेबल भी नहीं है, बेंच डेस्क भी नहीं है। क्या है विकास का पैमाना? विकास के पैरामीटर में अभी जो ये जो मैंने हेल्थ का नीति आयोग का बताया, तो उस समय जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय जो मंत्री थे बिहार सरकार के, अशोक चौधरी और एक आध और मंत्रियों ने कहा था कि ये हम इसको नहीं मानते, हमने जो है बहुत काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जब नीति आयोग ये कहता है कि भाई बिहार जो है पिछड़ा जिला है, तो आप कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तब दीजिए, क्योंकि नीति आयोग कह रही है कि हम पिछड़ा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं मांगते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो है नीति आयोग ने कहा है कि हम पिछड़ा है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अरे भाई, एक ही चीज, एक पैमाना रखिए ना। खैर, बात कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसी स्वास्थ्य में देखिए, 2015 या 16 में बात चली थी कि जो है दरभंगा में एम्स बनेगा। आज तक क्या स्थिति है? बिल्डिंग बन के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का तैयार है, उसी पारस ग्लोबल अस्पताल के 1.5-2 किलोमीटर के आसपास और DMCH के जस्ट अपोजिट साइड।
क्या वो अस्पताल शुरू हो गया रहता, उसमें इलाज शुरू हो गया रहता, डॉक्टरों की भर्ती शुरू हो गई रहती, तो उस लदनिया लक्ष्मणिया के शंभू मंडल का इलाज वहां होता ना, हो सकता था। एम्स शुरू हो गया रहता, 6 साल से, पिछले 6 साल से चाबासी ले रहे हैं कि हमने दरभंगा में कहा भाई दूसरे जिलों में नहीं होगा, हम दरभंगा में ही बनाएंगे। एक मैं बात बताता हूं मैंने देखा है अखबार में इतने साल काम करने से, हेडिंग जो है फ्यूचर टेंस में बहुत है। ये सड़कें बनेंगी, ये अस्पताल बनेंगे, ये चीजें होंगी, और हुआ नहीं हुआ, समय पर हुआ नहीं हुआ, इसको देखने वाला कोई नहीं, कोई फॉलो अप नहीं है। क्या क्या बोलूं। चलिए आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करूं। इससे पहले अपराध की 2 घटनाएं हुई। क्या कहते हैं, दरभंगा के बहेड़ी में एक सीएसपी संचालक की हत्या की हो गई। समस्तीपुर के रोसड़क अनुमंडल क्षेत्र में बिथान थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई। समस्तीपुर में ही जो है प्रमुख के चुनाव को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। इन दिनों जो है अलग अलग प्रखंडों में पूरे बिहार में जो है प्रमुख के चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही है। अलग अलग जिलों से हंगामेदार खबरें आ रही हैं, कहीं कागजात छीन ले रहे हैं, कहीं 2 गुटों में झड़प हो रही है। चलिए आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा आपके साथ।